नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे कानून की जो है तो लगभग 70 साल पुराना, लेकिन आज फिर से खबरों में है। सोचिए, एक ऐसा कानून जो आपके किचन में रखे सिलेंडर से लेकर बाजार में बिकने वाले अनाज की कीमतों तक हर चीज पर सीधा असर डालता है ना दिलचस्प? तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये पुराना कानून आज के संकट में कैसे काम आ रहा है। फिर हम समझेंगे कि ये भारत का आर्थिक सुरक्षा जाल है क्या चीज। इसके बाद सरकार के टूल बॉक्स के अंदर झांकेंगे, 2020 में जो बड़ा नीतिगत बदलाव हुआ उससे जानेंगे और आखिर में बात करेंगे उस नाजुक संतुलन की जहां आज ये पूरा कानून खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के हालात की। देखिए, दुनिया भर में ना ऊर्जा को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है और इसका सीधा सीधा असर हम पर यानी भारत पर भी पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इस सिचुएशन से निपटने के लिए आखिर कर क्या रही है। हो ये रहा है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है और पश्चिमी एशिया में तेल सप्लाई के जो रास्ते हैं उनमें जो रुकावटें आ रही हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। अब इससे चिंता ये बढ़ गई है कि पेट्रोलियम मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा तो किस दाम पर। अब जाहिर है इस संकट को देखते हुए भारत सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। सरकार ने घरेलू बाजार में जरूरी पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई को बनाए रखने के लिए तेजी से कदम उठाए। खासकर जो घरों में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसकी सप्लाई पे फोकस किया गया। जो तेल रिफाइनरियां हैं उन्हें कहा गया कि भाई उत्पादन बढ़ाओ और सबसे पहले अपने देश के लोगों की जरूरतें पूरी करो। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस एकदम मॉडर्न समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो हथियार निकाला वो कोई नया नहीं बल्कि 1955 का एक कानून है। जी हाँ, 1955 का। तो आखिर ये कानून है क्या और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये इतना ताकतवर है? तो ये कानून है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम। आप इसे एक तरह से देश का इकोनॉमिक सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। एक ऐसा कवच जिसे बनाया ही खास तौर पर मुश्किल समय के लिए गया था। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये कानून सरकार को ये पावर देता है कि वो जरूरी चीजों के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सब पर कंट्रोल कर सके। क्यों? ताकि कोई जमाखोरी ना कर पाए, मतलब जरूरत से ज्यादा माल दबा कर ना बैठ जाए, कोई कालाबाजारी ना कर पाए और बाजार में इन चीजों की बनावटी कमी पैदा ना हो। कुल मिलाकर मकसद ये है कि आम लोगों को जरूरी सामान सही दाम पर मिलता रहे। तो अब सवाल ये है कि भाई ये आवश्यक या एसेंशियल चीजें हैं कौन कौन सी? देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है। इसमें दवाएं हैं, खाद है, खाने पीने का सामान है, पेट्रोलियम है, ये सब तो हैं ही। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकार जरूरत के हिसाब से इसमें नई चीजें भी जोड़ सकती है। याद है 2020 का कोविड संकट? उस समय मास्क और हैंड सैनिटाइजर को भी कुछ समय के लिए इसी लिस्ट में डाल दिया गया था। तो ये कानून काफी लचीला है। ठीक है, तो चलिए अब सरकार की इस टूल बॉक्स को जरा खोल कर देखते हैं। आखिर इस कानून के तहत सरकार को क्या क्या पावर मिलती है, मतलब सरकार असल में कर क्या सकती है। तो देखिए, इसका पूरा एक सिस्टम है। सबसे पहले केंद्र सरकार नियम बनाती है। जैसे वो तय कर सकती है कि कोई भी व्यापारी किसी चीज का कितना स्टॉक रख सकता है, जिसे स्टॉक लिमिट कहते हैं। फिर इन नियमों को जमीन पर लागू करने की पावर राज्य सरकारों को दी जाती है। फिर राज्य की एजेंसियां छापे मारती हैं, बाजारों पर नजर रखती हैं और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे सजा भी होती है और उसका माल भी जब्त हो सकता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया साल 2020 में। उस साल संसद ने इस कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। एक ऐसा बदलाव जिसने खास तौर पर खेती किसानी के सेक्टर के लिए पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। और ये बदलाव बहुत तेजी से लाया गया। आप देखिए, जून में एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी होता है और सितंबर खत्म होते होते ये संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानून भी बन जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार इस बदलाव को लेकर कितनी सीरियस थी। तो आखिर बदला क्या? देखिए, 2020 से पहले सरकार जब चाहे अनाज, दाल, प्याज जैसी चीज़ों पर स्टॉक लिमिट लगा सकती थी, लेकिन इस नए बदलाव के बाद सरकार की ये पावर काफ़ी कम कर दी गई। अब सरकार ऐसा सिर्फ बहुत ही असाधारण हालात में ही कर सकती है और इसके पीछे सरकार का तर्क था कि इससे एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि ये असाधारण हालात हैं क्या?
तो नए नियमों ने ये साफ कर दिया। सरकार अब तभी दखल दे सकती है जब सब्जी फल जैसे बागवानी उत्पादों के दाम 100% बढ़ जाएं, मतलब सीधे दोगुने हो जाएं, या फिर अनाज दाल जैसे जो सामान जल्दी खराब नहीं होते उनके दाम 50% बढ़ जाएं। और 2020 का यही बदलाव हमें हमारी इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, एक नाजुक संतुलन की तलाश। ये एक सीधी बहस है, एक तरफ है उपभोक्ता के हित और दूसरी तरफ है बाजार की आज़ादी। इस बदलाव को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता जताई गई वो यही थी। कई किसान संगठनों और एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि अगर नियमों में इतनी ढील दे दी जाएगी तो बड़े व्यापारी आसानी से जमाखोरी कर सकते हैं, जिससे बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं और इसका सबसे बुरा असर उन गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी जिंदगी स्थिर कीमतों पर टिकी होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि बाजार को आज़ादी दो ताकि स्टोरेज और कोल्ड चेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट पैसा आए जो देश के लिए अच्छा है। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सबसे पहले है ताकि जरूरी चीजें हमेशा सस्ती और उपलब्ध रहें। और आज की सच्चाई ये है कि ये कानून अब एक दोहरी भूमिका निभा रहा है। एनर्जी जैसे इमरजेंसी हालात के लिए तो ये आज भी उतना ही पावरफुल है, लेकिन खेती के मामले में इसका रोल काफी हद तक सीमित हो गया है। और यहीं पे हम आज की इस बातचीत को खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ कि जब बात जरूरी चीजों की हो तो एक आजाद बाजार और एक सरकारी सुरक्षा कवच के बीच वो सही, वो परफेक्ट बैलेंस आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत की आने वाली आर्थिक दिशा को तय करेगा।